बताओ बच्चों, कल ये क्या बनाया मैंने, कुछ याद आ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है अपन ने जब डेरिवेशन करा था, अलोंग स्ट्रेट वायर। तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कल अपन ने सिर्फ वायर लिखा था, आज मैंने स्टेटमेंट में लिखा अलोंग स्ट्रेट वायर। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? सही है ना? बिल्कुल हो सकती है कि भाई चेंज कर सकते हैं वर्ड्स को, लेकिन कहने का मतलब तो वही है, कहानी सारी वही रहेगी। टॉपिक के नाम भले घुमा के दे दे, लेकिन हमें कहानी पता होनी चाहिए कि ऐसी प्रकार की है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अलोंग स्ट्रेट वायर को अगर थिकनेस बढ़ा दी जाए तो होलो और सॉलिड के अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर में ये दो डेरिवेशन करे थे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला था और इसका सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जूम आउट करेंगे तो ये वैसा का वैसा दिखेगा जैसा इनिशियल केस था अपना, और ये भी वही केस है, बस इसके अंदर अपन ने डेरिवेशन करा था ताकि यहाँ पर रो निकला था। सही है ना? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद आ रहा है बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक का मतलब समझ में आ गया, आयतनीय आवेश वितरण की बात हो रही है। ओके, अब मैंने ये चीज़ अभी वापस इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? हम बताएंगे बच्चों ग्राफ। क्या बनाएंगे बच्चों? देखो बच्चों, एक चीज़ बता देता हूँ, अब हमें घुसना पड़ेगा ग्राफ के अंदर भी। पहला ग्राफ आया अपने पास, है ना? अभी शुरू से लेकर अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुस गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नाम की चीज़ भी आती है। छोड़ो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस लाइन का ग्राफ कैसा होता है, किस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। अगर ये चीज़ तुम्हारे अभी जो मैं बताऊंगा नहीं समझ में आती है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ग्राफ बनाने नहीं आते किसी भी इक्वेशन के तो या फंक्शन के। तो इक्वेशन या फंक्शन के ग्राफ बनाने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर है उसमें इक्वेशन ऑफ ग्राफ नाम से जो लेक्चर है ना, वो पढ़ लेना। उसमें सभी टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखा रखे हैं मैंने। अपने 11th में ही पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन का डायग्राम कैसा बनता है, याद होगा तुम्हें शायद, कि अपन ने ऐसा बनाया था y बराबर x, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx माइनस सी। याद आ रहा है? ऐसा कुछ करते थे। तो ये स्ट्रेट लाइन का था। वैसे ये वाला डायग्राम बनाया था, याद है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला के लिए। सही है ना बच्चों? तो यही वही कहानी होगी सारी। ये यार मैंने तुमको लिख तो दिया, लेकिन इसके ऊपर तो लोगो आ जाएगा, लोगो यहाँ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या बताया गया था कि सिलेंडर को देखो यहाँ से स्टार्ट करें अंदर से, तो अंदर से सिलेंडर बहुत छोटा भी हो सकता था क्या बच्चों? सोचो, धीरे धीरे बढ़ा। बोलो हाँ। मतलब रेडियस कहाँ से स्टार्ट हुई है? क्या बढ़ रही है क्या? अरे समझ रहे हो? इसका मतलब आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फिर आर बराबर क्या होगा? फिर आर बराबर क्या होगा? यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सही बात है क्या? डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर बराबर 0 से लेकर कैपिटल आर तक कितना है बताओ? 0। इसका मतलब यहाँ तक कोई डायग्राम नहीं बनेगा। अरे समझे क्या? क्योंकि E0 ना, E0 का मतलब समझते हो बच्चों? ये 0 और y की वैल्यू 0 कहाँ होती है बताओ? x एक्सिस पे होती है क्या? तो इसका मतलब डायग्राम क्या यही बनेगा क्या? तो बनाते नहीं है ना हम कभी भी ऐसा, यही छोड़ देते हैं ऐसा। ठीक है, फिर अगले चलते हैं। ये क्या है? E बराबर 2k लेमडा बाई आर। सबसे पहले देखना कि ग्राफ किस किस के बीच में बताओ? E और r के बीच में। तो तुम 2k लेमडा को क्या मानोगे? कांस्टेंट। तो ये E बराबर कांस्टेंट बाई आर हो गया क्या? मतलब इसको अगर थोड़ा घूम के देखो, जूम के देखो, पागलपंती से देखो, ऐसे कुछ है क्या? मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है क्या? इसका मतलब ये जो है ऐसा बनेगा क्या? ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R का डायग्राम होता। तुम्हें याद है E अगर समानुपाती होता तो डायग्राम कैसा बनता है? बोलो हाँ। और प्रोपोर्शनल होता है ना तो डायग्राम कैसे हो जाता है? ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट होता है। बोलो हैं, बोले हैं। गुड। तो क्या कहानी समझ में आई क्या? अब इधर आओ, इसमें क्या है? रो R2 एप्सिलॉन नॉट। डायग्राम किस किस के बीच में? R। क्या इसमें R आ रहा है क्या कहीं? क्या R ऊपर है या नीचे? क्या प्रोपोर्शनल है क्या? इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा क्या? कैसे? यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करूँ? सोचो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करने के लिए R की वैल्यू 0 रखता हूँ तो E की वैल्यू भी क्या आती है? इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? अरे समझे क्या? खत्म चलता चलता कहाँ तक आएगा? यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? अरे बोलो हाँ। क्योंकि इसके लिए यहाँ से आगे बढ़ते क्या ग्राफ वापस वैसे घूमेगा क्या? क्या समझ में आया क्या सारी कहानी?
पक्का घुसी है दिमाग में। इसको मतलब आगे जो चीज़ आएगी ना ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने की, तो वहाँ तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। चलो मान लो ग्राफ नहीं भी बनाते हैं, लेकिन इसेंशियल है कि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्मूले का आना चाहिए। सीधा जेईई में या नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये ग्राफ किस इक्वेशन को बता रहा, बस। तो अगर मान लो 1 2 अगर मैं आगे वो डायग्राम बनाऊं और 3 4 हो गए मान लो मिला के, और ऑप्शन दे दिया और बोल दे कि ये सभी डायग्राम या ये वाला डायग्राम दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए कि ये किसका है, ये सब कुछ देगा, सब कुछ। अब तुम्हें बस पता लगाना कि डायग्राम किसका है। आ रही बात समझ में? याद क्यों करने पड़ेंगे? मैंने समझाया क्या? मैंने याद थोड़ी करवाया। मैंने क्या करा कि देखो अगर तुम्हारे पास मान लो ये डायग्राम है तो तुम क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक तो ई है ही नहीं, मतलब ये ई 0 होना चाहिए, तो तुम इसमें से कौन सा केस लोगे? थोड़ा दिमाग लगाओगे कि वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करोगे ना, वहाँ डायग्राम याद करने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है, मैं फिर तरीका भी बताऊँगा कि कैसे डायग्राम को याद भी रखना है, उसका तरीका भी बताऊँगा, है ना, क्योंकि डायग्राम भी आगे और बहुत सारे आने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ समझ में आएगी, छोटी सी चीज़, बाकी आएंगे ना जो भी वो इससे छोटे आएंगे। अब ये हार्ड थे, ये मान के चलो, चल सकते हैं। मिटा दूँ सारा? मैंने बताया था ना बच्चों पिछले लेक्चर में भी कि जब भी अपन नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो पुराने लेक्चर का कुछ ना कुछ पोर्शन उठाएंगे ही उठाएंगे। आज जो अपन पढ़ेंगे बच्चों, है ना, वो है क्या पढ़ेंगे? मटेरियल। हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से मटेरियल टाइप पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी में टाइप्स ऑफ मटेरियल वहाँ पे भी पढ़ा था, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, बोलो हाँ, ठीक है। और रोटेशनल डायनेमिक्स में गए थे तब अलग से पढ़ा था, क्या कहते हैं, सॉलिड, रिजिड, इलास्टिक, ऐसा कुछ था ना। तो मटेरियल के टाइप अपन चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ते थे। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के आधार पे ही हम क्या पढ़ेंगे, मटेरियल के टाइप पढ़ेंगे। तो मटेरियल के जो टाइप है वो 3 टाइप है। क्या है बच्चों? 3 टाइप है। पहला है इंसुलेटर, है ना, इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? क्या कहते हैं हिंदी में? अच्छा अलग है ना। फिर आता है बच्चों सेमीकंडक्टर, इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अर्धचालक। अर्ध मतलब आधा चलने वाला, और कंडक्टर मतलब चालक। चलो तुम बताओ मुझे तीनों में डिफरेंस एग्जाम्पल से समझाओ। ठीक है, होता ही है। ठीक है, करंट फ्लो होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? कौन सा चार्ज? देखो हमें एक चीज़ पता है कि मटेरियल जो भी होता है वो एटम से मिलकर बनता होता है। कोई सा भी मटेरियल ले लो, और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होते हैं, तो चार्ज तो सब में ही हुआ। अरे ये न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल होता होगा। क्यों भाई? न्यूट्रल कंडक्टर भी होता है, जैसे मेटल है कॉपर, कॉपर के अंदर जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है। क्या वो वो न्यूट्रल है या नहीं है? क्या वो कंडक्टर भी है क्या? है ना। और सोचो, इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सब दे सकते हैं सब। सोचो सोचो, बोलो बोलो। अपन सॉलिड गैस और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। रेजिस्टेंस होता है नहीं, और रेजिस्टेंस तो बेटा इनमें होता है, कंडक्टर में। इंसुलेटर में कब से रेजिस्टेंस होने लगा? रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होती है इसकी, तो हाँ इनफाइनाइट होती है, अलग ही बात होगी। और सोचो कि इन तीनों को तुम जानते बिल्कुल सही है तुम्हारी डेफिनेशन। इंसुलेटर मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें होगा भी और नहीं भी होगा, और इसमें होगा ही होगा। लेकिन करंट फ्लो होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? सोचो, धारा प्रवाह के लिए क्या जरूरत है चीज़ें करंट फ्लो के लिए?
बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट फ्लो के लिए क्या होना जरूरी है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करता है, नहीं तो नहीं करेगा। बोलो हाँ। अरे समझ में आई क्या क्या बोला मैंने लाइन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रल सब चीजें होती है, मटेरियल सब में होते हैं, एटम से मिलकर बना होता है, सब में इलेक्ट्रॉन होंगे, सब में प्रोटॉन होंगे। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो वही कंडक्टिविटी को शो करेगा। अब बताओ क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? इसमें होते भी हैं, नहीं भी होते इसमें। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, ये बात आती है ना। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया कि मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अभी तो तुम दो ही बैठे हो ना। मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इन सभी बहुत सारे बच्चों में से 100 बच्चे आ गए मान लो, उसमें से मैंने 100 के 100 बच्चों को रस्सी से बांध के या फिर नीचे ग्लू लगा दिया और बिठा दिया। ठीक है, अब बाहर से गेट से कोई आया, चलो 4 जन आ जाओ, और वो बोल के चला गया, तो बताओ कौन कौन जाएगा? क्यों? क्योंकि सारे के सारे फ्री नहीं है, कोई भी फ्री नहीं है। मतलब सारे के सारे क्या कर दिए गए? फिक्स्ड कर दिए गए। सबको रस्सी से बांध के क्या कर दिया? पैक कर दिया गया। आ रही क्या मेरी बात समझ में? ठीक है, अब सुनना, अंडे जो होते हैं वो टूटते क्यों नहीं है? ट्रे, अंडे की जो ट्रे आती है उसमें अंडे टूटते क्यों नहीं है? क्योंकि वो फिक्स कर दिए जाते हैं। बोतलें टूटती क्यों नहीं है? कोका कोला की या जो भी बोतल होती है ना वो कांच की, वो टूटती क्यों नहीं है? वो होल्डर में फिक्स रहती है कि नहीं रहती है? अरे समझ गए क्या मेरी बात? टूटती तो है, जैसे मार दो हो जाएगा मजा, तुम्हें भी आएगा उसको भी आएगा। लेकिन जो कंटेनर होता है उसके अंदर बोतल्स पड़ी है तो वो टूटते क्यों नहीं है? क्योंकि वो फिक्स रहती है। इसका मतलब वो फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो मतलब किसी प्रकार की कोई गतिविधि, किसी प्रकार का कोई फोर्स, किसी प्रकार की कोई एनर्जी, किसी प्रकार का कोई पावर रिलीज नहीं होगी। बोलो हाँ। समझ में आ रही है मेरी बात? इसका मतलब ये हो गया कि कंडक्टिविटी शो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होने का बहुत जरूरी है। अब सुनो, जैसे लकड़ी है ना, तो लकड़ी में फिर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, है ना? लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता। अगर कॉपर ले लूँगा तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये हो गया कि क्लास में जो बच्चे, अगर उन सबको बांध के बिठा दूँ तो वो इंसुलेटर जैसे व्यवहार करने लग जाएगा पूरा क्लास का एनवायरनमेंट। अगर उसमें से आधे बच्चों को बांधूँ और आधे को नहीं बांधूँ तो वो सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करने लग जाएगा। और अगर मैं सबको खुला छोड़ दूँ तो सब पागल हो गए, सबके सब कहाँ जाएंगे बच्चों? कंडक्टिविटी शो करने चले जाएंगे। बोलो हाँ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने बहुत ज़रूरी मांगता है। क्या घुस गया क्या दिमाग में? सोचो, बोलो। अरे आपने बोला कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लड़के और लड़कियाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मैंने क्या करा है कि सबको फिक्स कर दिया, तो वो क्या है? फिर आधे लड़कियों में से और आधे लड़कों में से आधों को तो फिक्स कर दिया और आधों को नहीं करा, लड़के लड़की दोनों में से फिक्स कर दिया, तो वो क्या हो गया? किसी को फिक्स नहीं करा तो वो क्या हो गया? क्या सब में लड़के लड़के सेम ही है क्या? मतलब एटम के अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन सेम हो सकते हैं, लेकिन मैं तो बात किसकी कर रहा हूँ? फ्री इलेक्ट्रॉन की। फिक्स कहाँ होता है? जो ऑर्बिट्स में नहीं, फिक्स करने का तो तरीका मैंने तो एग्जांपल लेके बताया कि मैंने फिक्स कर दिया। हर एटम की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है ना, हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि वो फिक्स इलेक्ट्रॉन रखेगा या नहीं रखेगा, या फ्री इलेक्ट्रॉन रखेगा या नहीं रखेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रख रहा तो वो इंसुलेटर है, और फ्री इलेक्ट्रॉन रख रहा तो वो कंडक्टर है। आधे में फ्री है और आधे में नहीं है तो वो क्या है? आ रही बात समझ में मेरी बात? चलो एक सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं पर, है ना। सिलिकॉन क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। सिलिकॉन फास्फोरस, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सिलिकॉन फास्फोरस, फास्फोरस का 15 होता है और सिलिकॉन का 14, ठीक है। अब इसके लिए बताओ बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p2। बोलो हाँ। 6, 7, 8, 9, 10 और 2 और 2 4, क्या 14 हो गए? कौन है? साइलेंट रखा करो, एक
सिलिकॉन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना मान लो 14 है, मान लो क्या होता ही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 3s2 3p2 है। सही है बच्चों, कितने और चाहिए? 4 और चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि इसके अंदर से 2 निकाल भी लूं या 4 ले भी लूं, वो तो डिपेंड करता है कि सामने कौन खड़ा है, या तो 4 लेने वाला खड़ा है या 2 देने वाला खड़ा है, ऐसा भी हो सकता है ना, तो इस पर डिपेंडेंसी होती है। अब ये जो है 2 की वजह से ये सिलिकॉन कभी कभी कंडक्टिविटी को शो करता है और कभी कभी नहीं करता। सुनना, 2 निकालना आसान है या 4 लेना आसान है? 2 निकालना। अब 2 निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हो तुम? या तो उसके सामने ऐसा कुछ लेके आ जाओ जो 2 ले ले सामने, ओए चल रहा बोलो हाँ, या फिर इसको हीट अप कर दो बोलो हाँ, तो आराम से 2 निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले तो ये था जो कि इंसुलेटर जैसा बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया या इसके सामने किसी ऐसे एटम को लेके आ गए जो कि बोलो हाँ, तो इससे क्या हो गया, ये 2 कम हो गए। जब जैसे 2 कम हो गए, क्या इसका कंप्लीट हो गया? क्या जब कंप्लीट हो गया तब ये कैसे बिहेव करने लग गया? कंडक्टर। मतलब पहले तो इंसुलेटर था, फिर कैसे बिहेव करने लग जाता है ये कंडक्टर। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ये सारा प्रोसेस ना करके पहले इसके अंदर सुई लगा के, सॉरी तार लगा के देखा गया कि क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो हो रहा है क्या, तो चेक करके पता चला कि नहीं हो रहा। लेकिन जैसे इसके अंदर हीटअप करके 2 इलेक्ट्रॉन निकाले या सामने कोई डोनर या एक्सेप्टर को रख दिया जिससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये अब इसके अंदर करंट फ्लो करके देखा तो पता चला कि हाँ भाई करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि लो टेम्परेचर पर या बिना किसी टेम्परेचर पर या सामान्य स्थिति पर तो ये क्या है, इंसुलेटर है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ या कोई बुगला से इसके सामने लेके आ जाऊं तब ये कंडक्टर शो करने लग जाता है। तो ना तो ये इंसुलेटर है ना तो ये कंडक्टर है। क्या है ये है सेमीकंडक्टर की कहानी। ये पढ़ोगे तुम बहुत अच्छे से और मज़ा भी आएगा। जहाँ पर टेम्परेचर की वजह से भी सेमीकंडक्टर बन गया, या फिर सामने कोई दादागिरी वाले लेके आ जाए तो अब सेमीकंडक्टर बन गया। दादागिरी वाला नहीं, क्या पता इसको दादा बना दे, सामने वाले को किसी बच्चे को ला के खड़ा कर दे तो वो उससे ले ला रहे चाह दे, चल चल। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो टॉपिक क्या स्टार्ट करा बच्चों अपन ने, बताओ। टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए मैंने तुम्हें क्या क्या चीज़ बताई है, नोट डाल के लिख लेना कि फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो इंसुलेटर होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन है और नहीं भी तो वो सेमीकंडक्टर होगा, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्टर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए हमें ये पता लगाना है कि कंडक्टर के अंदर क्या प्रोसेस रहता है, इंसुलेटर के अंदर क्या रहता है, सेमीकंडक्टर में क्या रहता है ना। तो अपन क्या बात करेंगे इस पूरे सेशन में? आज सिर्फ कंडक्टर की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। समझ में आई चीज़? ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे सिर्फ कंडक्टर की, है ना। तो कंडक्टर के लिए क्या कहानी है चलो देखते हैं। ठीक है मेरे पास हटाओगे इसको। देखो बच्चों, मैंने मान लो कि यहां पर क्या लिया, एक कंडक्टर लिया। बच्चों कंडक्टर है, इसका मतलब अभी ये क्या है, न्यूट्रल है। बच्चों ये न्यूट्रल है, इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या है अभी मौजूद है। अब इसके सामने मैंने क्या रख दिया बच्चों, एक क्या रख दिया मैंने बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया इस कंडक्टर को। सुनना, कंडक्टर पहले क्या था, न्यूट्रल था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और कहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई कहानी हुई होगी क्या, तभी तो ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से। इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर जो न्यूट्रल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है या इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन तो सारे कहाँ आ जाएंगे, बोले हैं, अरे समझे क्या रे। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, दूसरे एंड पे चले जाएंगे क्या, जो कि इसको रिपल करेगा, बोलो हाँ। अब देखो जैसे ही ऐसा कुछ हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पोजीशन में थे, अब वो न्यूट्रल पोजीशन में ना आके ये कंडक्टर के अंदर आयन्स अलग हो गए, दोनों पॉजिटिव आयन अलग हो गए और नेगेटिव आयन अलग हो गए। अच्छा ये आयन जब अलग होंगे तब तक क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट हो गई। क्या पता है कैसे, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए, यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज आ गए। तो पॉजिटिव चार्ज खुद क्या एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब
प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित का मतलब समझते हो ना, जिसको प्रेरणा मिल जाए। प्रेरणा मतलब कि हाँ, जैसे अगर मैं इसके बीच में नहीं रखता तो मेरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या रहते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में रहते, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए तो प्रोटॉन अलग हो गए और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। ये तो वो वाली कहानी हो गई कि एक गांव है, गांव में सब भाईचारे से रहते थे, लेकिन जैसे भूकंप आया या बाढ़ आई, सब जने अपना अपना संभाल रहे। बोलो हाँ, आगे मेरे पास में नेगेटिव अलग हो गए और पॉजिटिव अलग हो गए। यही कहानी इसके अंदर आ गई। तो इसका अंदर क्या हो गया, एक नया ई इंड्यूस्ड हो गया। सुनना मेरी बात, बाहर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्या? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ही आया क्या? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से आया, ये इसको सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? सोचो जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है, इसका मतलब कब तक अपोज करेगा? जोड़ते हुए जा रहा हूं, समझना मेरी बात, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ई इंड्यूस मिला। अब ये ई इंड्यूस इसको सपोर्ट कर रहा है या अपोज? अपोज कर रहा है। अब कब तक अपोज करेगा? जब तक। अपोज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? कम कर रहा है। कब तक कम करेगा? जब तक जीरो ना हो जाए। इसका मतलब अंदर जब तक नेट जीरो नहीं हो जाता तब तक ये इंड्यूस होता रहेगा। बोलो हाँ। इसका मतलब सुनना, कंडक्टर जो होता है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में रख दिया जाता है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज सारे अलग अलग बढ़ तो जाते हैं, लेकिन अंदर से एक नया ई इंड्यूस मिलता है। ये ई इंड्यूस इसको अपोज करता है। और कब तक अपोज करेगा? जब तक इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए बच्चों? जीरो ना हो जाए। इसका मतलब इनसाइड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना जाता है बच्चों? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है। सोचो बच्चों, मैं वापस बताता हूँ, गॉसियन का कंसेप्ट है हमारे पास। क्या है गॉसियन कंसेप्ट से? कि अगर हमारे पास E डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, अगर मैंने इसको ही जीरो कर दिया है तो बताओ क्यू इन क्या आएगा? इसका मतलब क्या, अंदर कोई चार्ज है क्या? है, लेकिन वो कहाँ चला गया है? अरे कहाँ चला गया? किनारों पे। सोचो जरा, तो क्या अंदर चार्ज बचा है क्या? अंदर नहीं बचा। इसका मतलब तुमने सिर्फ डायरेक्टली ये चीज़ देखी होगी या पढ़ी होगी या लिखी हुई देखी होगी क्या, कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है। तुमने गाउस वाले जो भी डेरिवेशन करो, तुम्हारे नज़र के सामने भले आए भी हो, तो तुमने एक चीज़ देखी होगी कि कंडक्टर में चार्ज केवल कहाँ होता है? उसके किनारों पे होता है। ऐसा सोचा हो ना, तुमने पढ़ा होगा। पता है, ऐसा किनारों पे होता है तो हलवा थोड़ी है कि कंडक्टर अपने आप ही किनारों पे चार्ज दे दिया। एक्चुअली में कंडक्टर के अंदर चार्ज होते ही नहीं है। कंडक्टर तो न्यूट्रल होता है अगर देखा जाए। जैसे ही वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन संपर्क में रखा जाता है, कांटेक्ट में रखा जाता है, तब उसको लगता है ओ कोई तो आया मेरे को परेशान करना है। जैसे परेशान होगा तो इसका मतलब बाढ़ आ गई। जैसी बाढ़ आ गई तो गांव में जो भाईचारा था वो भाईचारा अब क्या हो गया बच्चों? टूट गया। थंगावली अलग और शाहरुख खान अलग। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? फिर इससे क्या हुआ, अंदर ही एक छोटा सा बाढ़ हो रही है, वैसे ही आपदा चल रही, वैसे ही कोरोना चल रहा, लेकिन क्या हुआ, अंदर ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, जैसे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये आपस में लड़ मरे क्या? तो ये ई इंड्यूस्ड हो गया क्या? बाहर से पहले से कोरोना है क्या? ये अंदर से एक और झगड़ा हो गया क्या? ये झगड़ा कब तक चलेगा? कोरोना खत्म नहीं हो जाता। बोलो हाँ। जब तक इन दोनों का पागलपन खत्म नहीं हो जाता। जिस दिन कोरोना भी खत्म हो जाएगा उस दिन ये झगड़ा भी थोड़े दिन का रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ। अरे मेरी बात समझ में? इसका मतलब ये हो गया है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ई इंड्यूस मिला, लेकिन ये ई इंड्यूस इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। कब तक अपोज करेगा? जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इसका मतलब गाउसियन सरफेस के हिसाब से देखूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब हो गया क्यू इनसाइड जीरो। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है। ये सिर्फ नोट लिखा हुआ मिलेगा किताबों में कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, इंसुलेटर के अंदर चार्ज होता है। जब भी ऐसे टॉपिक आता है ना टाइप्स ऑफ मटेरियल के अंदर, तो इंसुलेटर के लिए लिख दी। इंसुलेटर का मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या गया? इंसुलेटर के अंदर चार्ज होते हैं, कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके चार्ज अंदर नहीं होते हैं। मतलब टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखते रहना। आ रही मेरी बात समझ में? गुड या नॉट? समझ गया? उतारो वीडियो पॉज करके। मैं काम करता हूँ, ये लाइन लिख देता हूँ सामने। अब मैंने जो इजाद करी ना सब चीज़ों की, फिर इसको समझाऊंगा, है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं,
कि ये नहीं पूछा जाता कि अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं, सही है ना। लेकिन अगर वाइवा में तुमसे पूछ लिया कि कंडक्टर के अंदर आवेश चार्ज होते क्यों नहीं है, तब क्या करोगे? तुमने तो सिर्फ लाइन पढ़ी होगी कि कंडक्टर के अंदर चार्ज होते ही नहीं है। कंडक्टर में चार्ज कहाँ होता है? किनारों पे होता है। और इंसुलेटर में चार्ज कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ गया, सर इंसुलेटर में चार्ज होते हैं क्या? तब तो वो कंडक्टिविटी शो करना चाहिए ना। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वाह, मतलब घुस गया दिमाग को तुम्हारे। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, जो स्टेटमेंट किसको बताते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज फॉर कंडक्टर, है ना। कंडक्टर की प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहली लाइन तो बिल्कुल समझ में आ गई, और इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और वो सारे के सारे होंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। साक्ष पानी पिला थोड़ा सा, वापस रिपीट करना पड़ेगा। हाँ तो बच्चों, मैंने तुम्हारे सामने कुछ स्टेटमेंट लिखे, वो स्टेटमेंट किसके लिए बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के लिए, जिसके अंदर पहला स्टेटमेंट तो तुम्हें वैसे समझ में आ गया होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए, तभी तो कंडक्शन शो करेगा वो, तभी तो करंट फ्लो को शो करेगा। आगे चलते हैं, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वी प्लेस अ न्यूट्रल कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर को लेके आ जाया जाए तो अंदर एक तरीके से क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? अंदर इंड्यूस्ड हो जाएगा, या फिर वो अपने आप को इस मैनर में या इस फैशन में या इस प्रोसेस के अंदर डाल देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? बोले हैं ऐसे कुछ करा था ना अभी अपन ने। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रही तो सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई समझ में आ रही है? द चार्ज अरेंज देमसेल्फ इन सच दिस चार्ज अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे और फैशन दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो E इंड्यूस मिला है और ये जो E एक्सटर्नल है, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा बच्चों? ये क्या कहलाता है? ई नेट। आ रही मेरी बात समझ में? अब नीचे वाला स्टेटमेंट ये दोनों समझाता हूँ ना। ये दोनों समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों, एक छोटा सा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, 2 नंबर का था, ये आया था 2014 का क्वेश्चन है। अच्छा है, कैसा है क्वेश्चन? 4 ऑप्शन थे इसके ऐसे, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। ऐसा बोला गया है कि इन सभी, ये सारे क्या है? कंडक्टर है। इन सभी कंडक्टर को कहाँ रखा गया बच्चों? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर ये पता लगाना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसा बिहेव डिनोट करेगी या कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगी या कैसा बिहेवियर शो करेगी? तो बिहेवियर कितने प्रकार की हो गई है? एक सीधा पेनिट्रेट करके निकल गई, एक दिखी नहीं अंदर जाके। आ रही बात समझ में? अंदर तो कुछ नहीं हुआ, बार बार ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब क्या है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये तो वैसे गलत हो गया, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सही में नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये भी गलत हो गया, ये दोनों तो वैसे गलत हो गए ना। अब आता है ये दोनों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये इसको पेनिट्रेट करके सीधा निकल गया, लेकिन ये पेनिट्रेट तो कर रहा, कैसे कर रहा है? क्या समझ में आया? मतलब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी क्या? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से। और यहां से जो आएगी वो क्या होगी? सरफेस पे पहले क्या होगी? परपेंडिकुलर गिरेगी, फिर परपेंडिकुलर ही क्या होगी बच्चों? बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों केस में पता करना है अपन को कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने क्या लिख रखा है? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ अबव पॉइंट, इस अबव पॉइंट की वजह से क्या हुआ? वी कैन से दैट
द कंडक्टिंग मटेरियल स्टार्ट एक्टिंग एज ए इक्विपोटेंशियल रीजन। अब इक्विपोटेंशियल रीजन तुमने पढ़ा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जब पोटेंशियल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम के डेरिवेशन भी आए होंगे, तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल नाम से एक वर्ड आया था। इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है हर जगह पर, है? नहीं 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 नहीं, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि पोटेंशियल जब पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब इक्विपोटेंशियल पहले पढ़ाया जाता है, फिर पोटेंशियल के अंदर जाते हैं। जैसे गाउस पढ़ने से पहले गाउस रीजन पढ़ा था ना, अपने गाउस सरफेस पढ़े थे, एरिया पढ़ा था, वैसे ही इक्विपोटेंशियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन इक्विपोटेंशियल नाम भी पता चल रहा है, इक्विपोटेंशियल, समविभव, हिंदी में क्या कहते हैं इसे अपन? समविभव। तो इक्विपोटेंशियल का मतलब ये हो गया है कि अंदर पोटेंशियल क्या है बच्चों? इक्वल है। मतलब जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है ना, तो पोटेंशियल इक्वल हो गया। पोटेंशियल इक्वल का मतलब होता है हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हो? V हमेशा क्या रह जाएगा बच्चों? कांस्टेंट। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो। तो ये नई चीज़ बताइए, ये अपन को आगे याद रहेगी। ये स्टेटमेंट कब प्रूफ हुआ? जब ऊपर वाली चीज़ हुई है। नीचे आओ, क्या लिखा हुआ है? अभी भी अपन ने बात करी थी कि जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो अंदर एक इंड्यूस हो जाता है और बाहर क्या हो जाता है? एक्सटर्नल। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? तो इसलिए सही बात है कि नहीं है? अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानेंगे अपन? कंडक्टर के अंदर मैंने पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तभी तो क्यू इनसाइड जीरो हो जाता है। अरे हाँ कि ना? तो भूल क्यों रहे हो वो पुरानी कहानी? समझ में आ गई मेरी बात? यही चीज़ मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ वो पॉइंट, इस पॉइंट की वजह से ये प्रूफ हुआ। अब ये वाली लाइन क्या है? बिकॉज ऑफ इट इज इक्विपोटेंशियल रीजन। इस रीजन की वजह से, इस लाइन की वजह से अब नई चीज़ आ रही है। वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना सारी, ये क्या लिख रही है बच्चों? टर्मिनेट एंड ओरिजिनेट, घुसना और निकलना कैसे होती है बच्चों? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब ये वाला सही है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? पहले ये पढ़ाया नहीं जाता था, है ना? क्या होता है, हर बार थ्योरी में कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है, चाहे वो जेईई हो चाहे नीट हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना? आज इस कंसेप्ट का क्वेश्चन उठा के दे दिया इस साल मान लो। अब वो कंसेप्ट आता है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर से वापस बैच स्टार्ट होता है ना, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड वापस उस कॉन्सेप्ट को घुमा के बता दिया जाता है। मतलब मैं तुम्हें बोल देता, अच्छा ये ऑप्शन आते हैं, तो तुम इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बोलो हाँ। तो तुम नहीं, अगर मैं ये लाइन नहीं भी बताता तब भी ये होती है। अब मैंने वो वाला कंसेप्ट भी ले लिया और इस वाले कंसेप्ट के लिए अलग से लाइन भी बता दी। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे? ऐसा होता है। बोलो हाँ। अब उतार सकते हो इसको वीडियो पोस्ट करके? थोड़ा साइड में हो जाता हूँ मैं, जल्दी से उतारो बच्चों। हिंदी में बोलो सारी चीज़ें। क्या लिखा हुआ है? सारे आवेश फ्री होने चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ है? व्हेन वी प्लेस अ न्यूट्रल कंडक्टर, मतलब किसी भी न्यूट्रल का मतलब होगा उदासीन, कंडक्टर मतलब चालक। किसी उदासीन चालक को कहाँ रख दिया गया बच्चों? बाहरी विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो उसके अंदर जो आवेश होते हैं वो अपने आप को कैसे रख लेते हैं? ऐसे फैशन में रख लेते हैं कि अंदर से एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से बाहर और अंदर का जोड़ के क्या मिलेगा बच्चों? जीरो मिलेगा। फिर इस ऊपर वाली लाइन की वजह से यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो वहाँ पर विभव क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। फिर अगर विभव सेम हो गया तो ऐसा बोला गया है कि जो विद्युत पल रेखाएं होती है वो हमेशा क्या निकलेगी? परपेंडिकुलर निकलेगी, मतलब लंबवत निकलेगी। समझ में आ गई चीज़? उतारो ये। अब जो कंडक्टर के लिए जो प्रॉपर्टी थी, हमने क्या बोला था कि बाहरी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। ऐसे ही रख दिया तो इसके नेगेटिव चार्ज इस तरफ हो गए, है ना? और पॉजिटिव चार्ज किधर हो गए? इधर हो गए। वास्तव में पता क्या हुआ कि जितने भी चार्ज जो थे वो कहाँ चले गए बच्चों? किनारों पर। सही बात है कि नहीं? जैसे किनारों पर चल गए तो अंदर क्यू इनसाइड कितना हो गया? जीरो। अच्छा, क्यू इनसाइड जीरो प्रूफ कैसे करा था अपन ने? बोलो हाँ। अरे हाँ कि ना? तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाए तो क्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज मौजूद नहीं होता। हमेशा कंडक्टर के अंदर चार्ज अपन क्या मानते हैं? इसके सरफेस पे। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर आपने प्लस ही क्यों बनाया? बच्चों माइनस पे लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चार्ज कहाँ जाएगा? किनारों पे तो जाएगा। चाहे तुम, अब देखो सुनो,
अब ये कंडक्टिव मटेरियल फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यूज़ हो गया ना, तो इसका मतलब चार्ज अपन को शो करना जरूरी है, आवेश बताने जरूरी है। अब आवेश तुम चाहे पॉजिटिव बताओ चाहे नेगेटिव बताओ, आवेश तो आवेश ही रहेंगे, चार्ज हमेशा वैसे रहेंगे। तो अधिकतर बुक्स में या कैसे भी अगर पढ़ाया जाता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज को ही रिप्रेजेंट करते हैं चारों तरफ। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? आगे चल सकते हैं, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम मैंने और बनाया है, ये क्या है? ये भी एक सरफेस है, क्लोज सरफेस, गॉसियन नहीं है, क्लोज सरफेस है। तो अगर इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो इसमें भी क्या होगा बताओ? सही है या नहीं है? क्या किनारों पर चार्ज चला जाएगा कि सारा? बिल्कुल चला जाएगा। अब ये पता लगाना है, जैसे स्फेयर था, अगर स्फेयर था तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था बच्चों बताओ? स्फेयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? यूनिफॉर्मली था। लेकिन इसमें क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा क्या? यूँ नहीं होगा, है ना। मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी चार्ज की ज़्यादा हो जाएगी, कहीं कम होगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब समझते हो ना, सिग्मा। अब सिग्मा डिपेंड किस पे करता है? सिग्मा डिपेंड किस पे करता है? तो सिग्मा के लिए फॉर्मूला है बच्चों, वो है सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये हो गया कि मान लो इस छोटे से पार्ट को तुम बाहर निकालो, क्या ये है क्या? क्या ये किसी ना किसी सर्कल का पार्ट हो सकता है क्या? अरे हाँ कि ना। इसका मतलब जितनी ज़्यादा रेडियस होगी सिग्मा उतना कम होगा, और जितनी कम रेडियस होगी सिग्मा उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, कम रेडियस कहाँ पर होगी तुम्हारे हिसाब से? यहाँ पर रेडियस कम होने वाली है या यहाँ पर रेडियस कम होने वाली? सोचो। और अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊँ ऐसे, बताओ रेडियस कहाँ पे कम होने वाली है? क्या यहाँ पर कम होगी क्या अगर छोटा सा पार्ट है तो? अरे हाँ कि ना। तो रेडियस जहाँ कम होगी क्या सिग्मा वहाँ ज़्यादा होगा क्या? सिग्मा ज़्यादा होगा, इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा क्या? इसका मतलब शार्प एजिस पर, अगर यूनिफॉर्म शेप है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अगर शार्प एजिस है तो वहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। बोलो हाँ। मतलब यहाँ पर चार्ज कैसा हो जाएगा? और अगर साफ सुथरा है कोई तो वो दूर दूर होगा, लेकिन शार्प एज पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है। कैसे ज़्यादा हो जाती है? क्या समझ में आई? एक ही चीज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर से। चलो मान लो ये चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन यही कंडीशन वापस एक बार और तरीके से समझा दूंगा तो और समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो उसको उतार लेना, अच्छे से नोट डाल लेना, 20 रुपये का। आगे चल सकते हैं, ये उतार लेना बच्चों वीडियो पोस्ट करके। लो बच्चों, अभी जो चीज़ बताने वाला ना बहुत मज़ेदार वाली चीज़ है। क्या मज़ेदार है सुनना। अभी भी मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी कंडक्टर के लिए चार्ज कटा होया करे, कटा होया करे सरफेस पर या सर पर। इसमें भी चार्ज कटा हुए लो, अटे हुए लो। यहां से अपन ने क्या सीखा इधर से? मतलब शार्प एजिस, शार्प एजिस पर, शार्प मतलब तिकोनी सतह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, आवेश का वितरण ज़्यादा होगा, सिग्मा का मान ज़्यादा होगा। बोले हैं, ठीक है। अब मुझे पता क्या करना है, मुझे ये करना है कि हमें ऐसा बोल दिया जाए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्या बोल दिया साहब? समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सही है ना बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही निकालने के लिए बोला तो सीधा क्या उठाएंगे अपन? गाउस। कैसे? बोले हैं, बोलो ना हैं। हाँ ठीक है, बोलो ना है। आवाज़ नहीं आ रही मेरे को। बोलो भाई, क्या वीडियो क्या? बोलो हाँ। हाँ ऐसे देखो बच्चों, E डॉट डी है तो वही काम करना पड़ेगा क्या यहाँ पर? बताओ क्या करना पड़ेगा फॉर्मूले के बाद? वो डॉट करना। कैसे हटाएंगे डॉट? एरिया, एरिया मालूम होना चाहिए। एरिया कौन सा? सरफेस मालूम होना चाहिए। कौन सा? बच्चों तुम जूम करके देखोगे तो तुम्हारे लिए क्या ये एक फ्लैट है क्या? फ्लैट मतलब समझते हो ना? अपने लिए तो जूम करके देखे तो ये एक सीधी सतह है। सीधी सतह मतलब बोलो हाँ, समझ गए क्या रे? और इस पर चार्ज भी है क्या? देखो किनारों पर। अरे हाँ कि ना। ई को मतलब हो गया हुआ है कि इसमें क्या लेंगे? कर्व। और क्या है? एक फ्लैट। कर्व लेंगे या फ्लैट लेंगे? सुनो, ये क्या है? ई की डायरेक्शन। बोलो हाँ। कर्व की डायरेक्शन क्या है? यही है क्या?
तो ई और इसमें कितना डिग्री एंगल हो गया? तो ये लेंगे या नहीं लेंगे? आगे ना, तो ये नहीं लेंगे ना अपन। अब फ्लैट कौन सा, ये है क्या? तो ये लेंगे क्या? लेकिन ये भी कितने, 2 याद आ रहा है बच्चों, अपन ने 2a लिखा था, तो इसमें भी 2 हो गए। क्यों लिए इनसाइड और आउटसाइड बताओ? क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है। बोलो हैं, क्या अंदर चार्ज है क्या? तो अगर अंदर भी चार्ज होता, क्योंकि बाहर तो है अंदर भी होता, तो मैं बोलता कि 2a बोलो, हाँ एरिया 2 को मल्टीप्लाई कर देता। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे याद है कि नहीं आ रहा? ऐसा कुछ करा था क्या अपन ने? तो यहाँ पर अपन ने एक एरिया ये भी लिया था, एक एरिया ये भी लिया था, दोनों की तरफ से निकाला था। बोला है तो 2a लिया था क्या? 2ea लिखा था क्या? तो वही चीज़ यहाँ पर अपन ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि अंदर तो चार्ज, तो इसका मतलब इनसाइड क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य। बचा क्या? आउटसाइड। कितना बचेगा बच्चों? एरिया एक ही का। मान लेते हैं कि जो एलिमेंट्री अपन ने मारा है ये इतना छोटा है कि इसका एरिया क्या मान लिया अपन ने? DA। तो सुन लो बच्चों कि, सुन लो बच्चों, तुम्हें सिखाऊं जाके हिंदुस्तान की ये जो मिला है ये किसके लिए मिला है बच्चों? केवल। अब आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। वेक्टर हटा दो ना, क्योंकि बच्चों आउटसाइड के अंदर जो एरिया है और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है बच्चों? 0। तो EDA हो गया क्या बच्चों? इसमें से इंटीग्रेशन हटेगा नहीं, याद रखना DA ही रहेगा, क्योंकि अपन इसके लिए निकाल रहे हैं केवल। बोलो सब समझ में आई चीज़? तो DA ही रहेगा। ऐसा नहीं तुम इसको A लिख दो, क्योंकि बच्चों इसको माना ही कितना अपन ने? पूरा एरिया। DA माना ना, ठीक है। आगे चलते हैं। बराबर Q इन। सुन लेना बच्चों, तुम सोचोगे सर ये इंटीग्रेशन की वजह से D से इंटीग्रेशन कट गया तो A लेना चाहिए। नहीं लेंगे, लेंगे क्या? केवल DA, क्योंकि मान लिया ना अपन ने पूरा एरिया क्या है? DA। इसका एरिया कितना था बच्चों? तो इसमें या तो पाई आर स्क्वायर लिखते या A लिखते या इंटीग्रेशन DA को काट के A लिखते। बोलो हाँ, ये उसकी कहानी थी। उसमें अपन ने, अरे सुन लो मेरी, कोस थीटा हटाने का प्रोसेस अलग है, इंटीग्रेशन हटाने का प्रोसेस अलग है। कंफ्यूज मत हो, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन कंफ्यूजन करने का कारण भी है क्योंकि डाउट होने चाहिए तुम्हारे अंदर। अब देखो दोनों फॉर्मूले सेम है क्या? मान लेते हैं कि दोनों के अंदर थीटा भी कितना बच्चों? 0। तो मान लो वेक्टर हट गया, यही होगा क्या? अब E कांस्टेंट है तो E बाहर आ गया, अंदर क्या रहा बच्चों? और इसमें भी E कांस्टेंट है, E बाहर आ गया, तो क्या बच्चा बच्चों? DA। अब मैंने बोला कि ये DA को क्या लिख दिया तुमने? A, लेकिन इसमें नहीं लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे? DA ही लिखोगे। क्यों लिखोगे DA? क्योंकि मैंने बोल दिया कि टोटल एरिया कितना है। आ रही है बात समझ में? उसमें A लिखते थे क्योंकि उसमें एरिया कितना है। अरे समझ में आ गया क्या? कन्फ्यूज तो नहीं हो गए? मुझे पता था होते, बाद में जाके देखते हैं, बोला सर ने तो बता देता DA। अरे यार DA कैसे? पहले तो सर ने बताया था A है, अब DA कैसे बोल दिया? सही बात है क्या? तो समझ में आ गई चीज़, क्योंकि अपन ने माना ही कितना है इसका। तुम्हारे मन में अभी डाउट नहीं आएगा, लेकिन अब पता चल गया कि हाँ ऐसा आता जरूर। सही बात है कि नहीं है? तो वो क्लियर हो गया, आगे चल सकते हैं अपन। ठीक है, तो EDA Q इन का मतलब समझते हो ना? इस सरफेस के अंदर, बोलो हाँ, इसके अंदर Q इन का मतलब ये नहीं है गॉसियन सरफेस के अंदर Q इन निकालना। Q इन कहाँ पर है बच्चों? केवल यहीं पर है क्या? क्या यहीं पर है क्या? यहीं पर मतलब सिग्मा है क्या? अरे बोलो है, इंटू DA है क्या? क्योंकि Q बराबर क्या होगा? सॉरी, सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन DA। बोलो हाँ, सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता है? तो DA के लिए Q में डिवाइड कर दो तो सिग्मा बन गया, तो Q बराबर क्या हो गया? सिग्मा इंटू DA। बोलो हाँ सर, ये तो समझ में आया। अरे मैंने पहले भी बता दिया तो तुम्हें, लेमडा को L से मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा को A से मल्टीप्लाई करते हैं, और रो किस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? वॉल्यूम से। वाह सही बात है कि मेरी बात समझ में आई। ठीक है, आगे चल सकते हैं। हाँ, बोलो हाँ, नीचे क्या चल रहा था बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? ये किसका फॉर्मूला मिला अपन को? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ कौन सी सरफेस? कौन सी कंडक्टिंग सरफेस? आवे जैसी। आवे जैसी मतलब ये तो क्या थी? डिजायर्ड शेप था, ये अनडिजायर्ड शेप है ना, तो इसे क्या बोल देंगे? अनशंट शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही है। मतलब अगर हमारे लिए स्पेयर का पूछते तो यार आसानी से कर सकते हो, सीधा गॉसियन सरफेस बनाया, फॉर्मूला लगाया, ऊपर नीचे दाया बाया जो भी कर रहा है आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन अगर अनशंट शेप दे दे, अलग अलग अनडिजायर्ड शेप दे दे, जो हमें पता ही नहीं है शेप कैसा, बाटा उठा के दे दिया, बोले ले भाई इसके अंदर से निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे निकाल, तब क्या करोगे? बोलो हाँ, समझ में आई सारी चीज़। क्या ये किसका फॉर्मूला बताए? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये फॉर्मूला कहीं जाना पहचाना लग रहा है क्या? नहीं बच्चों, एक फॉर्मूला तुमने देखा होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। ये किसके लिए आया था? प्लेट के लिए आया था। प्लेट के लिए यही आया था बच्चों, याद करो तो। और ये किसके लिए आया है? मतलब इसको एज ए प्लेट मान के देखा तब यह है। इसका मतलब इसकी प्लेट क्या थी? इसकी प्लेट थी, इसकी प्लेट क्या है? घुमा के इसी के अंदर घुसा दी। बोलो हाँ। मतलब क्या हो गया कि रोटी होती है ना, रोटी मैदे की, उसको पहले तो बेला,
बेलने के बाद क्या करा, उसको आधा काटा, फिर उसमें आलू का मसाला रख के उसको समोसा बना दिया। बोलो हाँ। अरे क्या समझ में नहीं आया ना? समझ में नहीं आया? पहले क्या करा अपन ने, बेल दिया उसको पूरा, फिर इसको क्या करा, काट दिया, फिर इसके अंदर क्या रखा, समोसा का मसाला, फिर क्या बन गया बच्चों हमारे लिए, खुशबू भी आ गई है, समोसा बन गया। ऐसे तो करते हैं, मतलब एक प्लेट होती है, उसको घुमा फिरा के लपेट के उसके अंदर मसाला भर के एक ऐसा शेप तैयार कर दिया जाता है अनडिजाइड वाला। लेकिन पहले वो क्या था, प्लेट था। नहीं आया ना? अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे तुम्हें आया नहीं होगा। क्या बोला सर मैंने? पक्का चोर, 100% चोर, तुम हो ही चोर। आगे चल सकते हैं? तो ये बाटे के लिए किसी भी पॉइंट के लिए निकल गया। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज़ बतानी है तुम्हें, एक मुझे ही बतानी पड़ेगी तुम्हें, तुम तो क्या बताओगे मुझे। अपन ने पढ़ा था कि शार्प एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सॉरी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। एक धागा लो, धागा को क्या करो बच्चों, उसमें पानी में डाल दो, धागे को ना झाग के पानी में डाल दो, झाग के। कैसे? ऐसे सरफेस टेंशन वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ, 11th क्लास। तो जैसे रखते थे तो क्या ये ऐसा हो जाता था क्या? बोलो हाँ। वो धागा चारों तरफ से खींचता था क्या अपने आप? जो डोरी होती है ना, उसको तुम गोल करके बांध के ऐसे रख दो ना पानी के अंदर, ठीक है? तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, चारों तरफ से इक्वल टेंशन मिलेगी, तो वो अनडिजाइड ना होकर कैसा हो जाएगा, चारों तरफ से बराबर खींचेगा और क्या बन जाएगा, शेप सर्कल वाला। अपन ने पढ़ा भी था कि उसमें क्या बनता है, स्फीयर बनता है, स्फेरिकल शेप बनता है। बबल्स बनाए थे अपन ने, बबल्स बनाए थे, याद होगा, ऐसा कुछ था, या फॉर्मूला भी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सरफेस टेंशन में ऐसा होता था कि जो धागा है, अभी तो ये डिजाइड अनडिजाइड शेप में ऐसा कैसा पटक दिया, लेकिन जैसे पानी में गिरेगा या झाग में गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, चारों तरफ से फैलने की कोशिश करेगा। अब चारों तरफ से फैलने की कोशिश करेगा तो कैसा शेप आता है, सबसे कम एरिया किसका होता है, सर्कल का। तो ये कम से कम एरिया घेरने की कोशिश करता है। तुम अगर करोगे ना, मतलब क्या करो, तुम एक रेक्टेंगल लो, है ना, और ये स्क्वायर लो या रेक्टेंगल लो या एक सर्कल लो, सबकी डायमेंशन या पेरीमीटर सेम मान लो, ठीक है ना, काटा पेची करके। लेकिन एरिया निकालोगे ना तो सर्कल का एरिया सबसे कम निकलेगा, सर्कल का एरिया। तो हमेशा क्या करते हैं, सरफेस टेंशन क्या करती थी, एरिया कम मिनिमाइज करती थी अपने एरिया को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर यही है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चारों तरफ से चार्ज बराबर है क्या, इसमें भी चारों तरफ से पानी बराबर था क्या, चारों तरफ से चार्ज बराबर, चारों तरफ से पानी बराबर है। कंसेप्ट बता रहा हूँ बस, ऐसे याद रखना। जब चार्ज बराबर है, जब पानी बराबर, तो पानी क्या करता है, चारों तरफ से बराबर खींचता है। इसमें भी क्या करेगा, ये शेप चेंज हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है क्या, हो रहा है, इसमें शेप चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी टेंशन तो है। जैसे इसमें टेंशन होती थी ना, तो उसमें तो पता चल जाता, वाह यार जादू, वाह खिंच रहा कुछ ना कुछ तो, लेकिन इसमें दिखता नहीं। लेकिन फिर भी क्या होती है, इसके अंदर टेंशन होती है। और वो टेंशन कैसी बच्चों, बाहर की तरफ से आ रही है, अंदर की तरफ से आ रही है, सोचो, अंदर की तरफ से आ रही है, बाहर की तरफ से आ रही है, बाहर की। अच्छा, बाहर की तरफ से जब टेंशन आती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं या स्ट्रेस बोलते हैं, बोलो, प्रेशर। स्ट्रेस मतलब प्रत्यास्थता, वो अंदर की होती है ना, प्रेशर मतलब दाब, वो कहाँ से लगता है, बाहर से। तो इसका मतलब अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर। जो मैं कहानी बताता ना इतनी सारी, ये लोमड़ी, ये कुत्ता, ये बिल्ली, सब मिला के फिर बाद में क्या बोलता हूँ, ये चीज़ पढ़ने वाले अपन। अब पहले अपन ने रिलेट कर दिया कि क्यों पढ़ रहे हैं अपन। इलेक्ट्रिक प्रेशर में सीधा एडिंग डालते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेशर लिखो, फिर करने जाते हैं तो कुछ मतलब नहीं होता। हमने पहले ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ क्यों रहे हैं, कंसेप्ट से बताया है। जैसे इसमें ही पानी से अपन ने रिलेट करा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर को अपन ने किससे करा, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी से, बोलो हाँ। तो यही की बात अपन आगे इसमें करेंगे। इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ मैं। हिंदी मीडियम वालों बच्चों, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिक्शनरी साथ में लेके बैठना। इलेक्ट्रिक प्रेशर का मतलब होता है विद्युत दाब, सही है। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालते हैं, इसी के ऊपर निकालेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक प्रेशर। लो बच्चों, अपन क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब प्रेशर पढ़ रहे हैं तो बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला बोलते जाओ, चलो स्टार्ट करो। क्या होता है प्रेशर बराबर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। और अगर प्रेशर में फोर्स अपॉन एरिया होता है तो फोर्स कौन सा लेना है बताओ, अरे बताओ, अरे फोर्स कौन सा लेना है, अरे फोर्स कौन सा लेना है, ग्रेविटेशनल फोर्स लूँ, फ्रिक्शन फोर्स लूँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लूँ, कौन सा फोर्स लूँ, यार कैसी बात करते हो, कौन सा फोर्स लेंगे अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बताओ बच्चों, यही कुछ होता था क्या? लेकिन बच्चों तुम्हें याद होगा F बराबर क्या होता था बच्चों, क्यू ई, बोले हैं, बोले हैं। और ये क्यू क्या है बच्चों, इसका चार्ज है, बोलो हाँ। ये इसकी सरफेस पे जो चार्ज है ना, ये वाला ये क्यू है, चलेगा? क्योंकि अपन इसी की तो बात कर रहे हैं, इस पर प्रेशर निकालेंगे तो बाकी सबका भी निकल जाएगा, ठीक है। अब ई देखना, ई कितना लेंगे बताओ बच्चों, ई, क्योंकि यार देखो प्रेशर से फोर्स निकला, फोर्स से अपन ने उठा लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, क्यू और ई पे। तो क्यू तो मैंने बता दिया ये है, अब निकालना ई क्या है कि नहीं है? मतलब अपन ने मान लिया कि ई ले लिया ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो प्रेशर बराबर हो गया कौन सा यूनिवर्सल, मतलब ये वाला फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सबके लिए यूज होता है, याद आ रहा है क्या? हाँ, अरे समझा क्या रे? अच्छा सुनो, ये तो क्या हुआ बच्चों, सुनना, F अपॉन डी ए मतलब फोर्स अपॉन एरिया, बोलो हाँ। फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू ई बाई डी ए, और क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू डी ए। पहले निकाल लिया था कि बोलो हाँ, अरे हाँ कि ना? और यहाँ पर ई चल रहा है, ई की वैल्यू क्या है, नीचे डी ए चल रहा है क्या बच्चों पर पहले से ही, और ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। यही था क्या? काटा पीसी कर दो, क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट का ये हो गया। ये गलत है फॉर्मूला। मतलब क्या हुआ, अपन ने क्या करा, बिल्कुल सही करा, प्रेशर करा, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मतलब फोर्स बराबर क्यू ई, क्यू मतलब ई, ई का मतलब ये उठा के सब कुछ रखा तो आंसर आया ये, तो ये आंसर आया गलत। मतलब फॉर्मूला क्या आना चाहिए था ये, लेकिन गलत आया। अब क्या गलती मैं बताता हूँ तुम्हें बच्चों, इसमें देखो अपन ने फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल सही उठाया, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का तो फॉर्मूला उठाएंगे नहीं, सीधा सा बात आ गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स उठाएंगे, ठीक है। क्यू भी सही उठाया क्योंकि क्यू यही लेना है। फिर आता है ई अपन ने गलत उठाया, ई अपन ने क्या उठा लिया, ये उठा लिया। अब मैं बताता हूँ, देखो सुनना, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, सुनना। मैंने एक सीधा सा यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा बताओ? सुपरपोजिशन याद आ रहा है? 1 पर 2 द्वारा फोर्स, 1 पर 3 द्वारा फोर्स, 1 पर 4 द्वारा फोर्स, बोलो हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहला दूसरा लेक्चर ही होगा ये, अरे हाँ कि ना? इसका मतलब क्या, इस चार्ज को मुंह लगा रहे क्या? नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स ड्यू टू 2, 3 और 4 ले रहे हैं। बस सोचो 1 मतलब किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है ना, वो उसको छोड़ के बाकी सब का रिजल्टेंट लिया जाता है, बोलो हाँ। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? मतलब किसी भी चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बाकी रिमेनिंग एक्सेप्ट हिमसेल्फ, एक्सेप्ट इटसेल्फ, इसको छोड़कर जो भी चार्ज बचे हुए हैं उनके रिजल्टेंट की वजह से होता है। लेकिन अपन ने जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, ये तो पूरे के लिए ली बच्चों, मतलब अपन को ये नहीं लेना था, इसके अलावा सारा लेना था। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली ना, पता क्या क्या निकला है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो डीए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकली है, अदर। मतलब ये जो नेट मिला ना आंसर, ये किस किस का सम है, ये डीए का और अदर का, दोनों का सम है। डीए मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और अदर मतलब इन सब की वजह से भी तो आया होगा, अरे हाँ कि ना? तो अपन को जो, हाँ अपन को जो नेट मिला है ना, वो किस किस का मिला है बच्चों? डीए का और ई का मिला है। तो अपन को लेंगे किसका, इसका लेंगे या इसका लेंगे, बताओ? अदर का। क्यों? क्योंकि अपन इसके प्रेशर निकाल रहे हैं क्या, तो फोर्स भी इसका लेंगे क्या? अब इसका फोर्स ले रहे तो इस पर उपस्थित चार्ज को लेंगे या इसका बचा हुआ चार्ज लेंगे? अरे बोलो कौन सा लेंगे? ये वाला, मतलब कौन सा वाला? अदर वाला। अगर मुझे ये पता चल जाए, तो मैं अदर निकाल सकता हूँ क्या? ये पता चल जाए मतलब समझते हो ना? क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है बच्चों, ई नेट बराबर क्या आ जाता है, ई डी ए प्लस ई अदर, बोलो हाँ। तो मतलब ई अदर की वैल्यू क्या मिली मुझे, ई नेट माइनस ई डी ए। अब ई नेट का तो फॉर्मूला हो गया सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ। अब बच्चों ई डी ए मतलब सिर्फ इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, ये जो छोटी सी चीज़ है ये क्या है, फ्लैट बोलो या प्लेट बोलो, बात एक ही है क्या? और प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो हाँ, अरे हाँ कि ना? मतलब तुम अगर इस छोटे से सेक्शन को काट के साइड में ले आओ तो एक तरीके से तुम्हें क्या लगेगी, प्लेट,
और प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बच्चे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपन को क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो ये सारा मिटा दूँ पहले तो, ठीक है। सारा मिटाने के बाद क्या करूँगा, जो गलत करा वो मिटा दिया है ना। तो यहाँ पर चूंकि मैं लिखूँगा कि है क्यू बराबर लिखेंगे सिग्मा इंटू डी ए, बोलो हाँ। और ए बराबर क्या लिखेंगे, तो एफ बराबर क्या जाएगा, सिग्मा डी ए इंटू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। और प्रेशर चाहिए ना मुझे, तो क्या चाहिए बच्चों, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है बच्चों, सिग्मा डी ए अपॉन डी ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डी ए से डी ए कट गया, क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मिला अपन को बच्चों, ये प्रेशर, ठीक है। मैं है ना सुनना, पहले हेडिंग यही लिखता मैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ती है, फोर्स की। फोर्स मतलब क्यू और ई की। ई निकालने के लिए क्या ये सारा ही रामायण करनी पड़ती है क्या पहले, तो एक चीज़ पता चली तुम्हें, पहले ही मैं वो सारी चीज़ बता देता हूँ जो आगे काम आने वाली है। अगर मैं ये चीज़ नहीं बताता तब क्या अदर निकाल पाते क्या अपन, चलो छोड़ो, मैं ये करते करते अदर भी बता देता, लेकिन जब जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, जो कि यहाँ पर काम हो गया। अब इसमें अदर और डीए नाम की भी चीज़ है, वो बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा ना। अगर मैं बता देता तो बोले यार क्या है सर, ये आपने ये बता दिया, तो आपने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, जो कि निकाल चुके हैं। अब ये अदर और डीए वाली बात कैसे आ गई है, तो अदर और डीए वाली बात कब आएगी, जब अपन क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे। अरे समझ में आई क्या मेरी बात, समझ में आ गया, घुस गया दिमाग में सारा का सारा। तो फिर प्रेशर की बात करिए तो ये निकला इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर मतलब प्रेशर ज़्यादा कहाँ पर होगा, जहाँ सिग्मा ज़्यादा होगा, बोलो हाँ। P बराबर सिग्मा स्क्वायर हो गया ना, इसका मतलब जहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा का मतलब ये हो गया है कि शार्प एजिस पर डेंसिटी क्या होती है, चार्ज की ज़्यादा होती है शार्प एजिस पर, इसलिए उन एजिस को क्या किया जाता है बच्चों, अवॉइड किया जाता है। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ शेप बना लूँ तो ये शेप और ये शेप को क्या कर दिया जाता है बच्चों, अवॉइड कर दिया जाता है। तो तुम कुल मिला के लेते क्या है अपन, आ रही क्या मेरी बात समझ में, शार्प एजिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो बाकी के कंपैरिजन में वो सिग्मा अपने घमंड में रहता है, तो वो अपना साथ नहीं देता। अजम्पशन ये लिया गया कि शार्प एजिस को क्या कर दिया जाता है बच्चों, अवॉइड कर दिया जाता है। अब मैं बता दूं, ये मैंने जो बताया है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, नहीं तो अपनी जो चीज़ थी ना तो वो इसके लिए थी ना वो प्रेशर के लिए थी, लेकिन अपन को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब कभी भी सुनना, प्रेशर का सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है ऐसा कैसा कि ये वाला फॉर्मूला है, 2 हटा के लिख दिया, 4 लिख दिया और 0 लिख दिया, आंसर बताओ क्या होगा। तो आंसर क्या है 2। आज क्या पसंद है। अब तुम सोच रहे हो सर हमें कैसे पता चलेगा, तो नीट जेई कुछ भी ले लो, 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, ठीक है। एक होता है कंसेप्चुअल और एक होता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब एक होता है कैलकुलेटिव एनालिटिक। कंसेप्चुअल मतलब जिसमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें कंसेप्ट काम आता है। और कंसेप्ट याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपनी तरीके से याद रखनी पड़ती है चीज़ें, अपनी तरीके से टेबल्स बनानी पड़ती है। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ समझ में आई है, इसका मतलब तुम समझ में तो आ रहा है, दिमाग में घुस तो रहा है कंसेप्ट क्या है, लेकिन ये क्या तुम्हें याद रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि नई चीज़ है ना। नई चीज़ याद कैसे करते हैं अपन, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है ना, अपने अपने नोट्स बनाते हो। तो वही चीज़ है कि तुम्हारी बुक खोल के देखोगे ना, तुम्हें लगेगा यार ये क्या पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो वहाँ पर तो कुछ मैच नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कर रखा है मैं बता देता हूँ, 3-4 स्टैंडर्ड रेफरेंस राइटर को फॉलो करके ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने एक एनसीईआरटी से पढ़ के देखा या फिर कोई सिंपल राइटर से पढ़ के देखा, तो ये प्रेशर वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें क्या दे रखा था, अनशन थ्योरी दे रखी थी बहुत सारे, 3-3, 4-4 पेज, लास्ट में ये फॉर्मूला लिख रखा, प्रूफ कुछ नहीं था कि ऐसा होता है। फिर मैंने दूसरी बुक उठाई तब भी कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी तब भी कुछ नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी किताबें, 3-4 किताबें उठाने के बाद पता चला है कि कंक्लूजन में आधी किताब का तो पोर्शन मैंने यहाँ से उठाया और दूसरी किताब से आधा पोर्शन यहाँ से उठाया, तब जाके इन दोनों का मिला के एक नया कंसेप्ट तैयार हुआ है। मतलब क्या हो गया कि पूरी किसी भी एक सिंगल किताब में सारी चीज़ें नहीं होगी, तो जैसा जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना वैसा वैसा चलते रहो, सीक्वेंस में कोई तोड़ नहीं करना, सीक्वेंस वैसे वैसे लेके चलना है। क्योंकि तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो भी अपन चीज़ पढ़ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है आगे से। अगर रिलेट नहीं हो रही तो अपन को पता रहता है कि यार क्यों पढ़ रहे, फालतू में पढ़ रहे क्या अपन, नहीं फालतू में नहीं पढ़ रहे। इसलिए जैसा मैं बता रहा हूँ ना उसी सीक्वेंस से चलना है। उसमें तुम्हारा बोर्ड का पैटर्न तो वैसे कंप्लीट है, बोर्ड वाला सारा कंप्लीट है, इसके अलावा
सुनना, मैंने जो नोट्स दे रखे हैं उसमें सिर्फ नोट्स दे रखे हैं। तुमने देखा होगा एक्सरसाइज का भी एक पीडीएफ डाली थी मैंने, नहीं देखी होगी, चलो देखी भी होगी। तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, कम से कम 100-200 क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर पे। सॉलिड स्टेट उठा लिया तो सॉलिड स्टेट के अलग से क्वेश्चन हो गए, या फिर सरफेस केमिस्ट्री अगर मैं उसकी पीडीएफ डाल दूँ तो तुम देखोगे, या फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक डाल रखा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कम से कम 500-400 क्वेश्चन होंगे ना। अगर मैंने वो अपलोड कर दिए तो तुम पागल हो जाओगे। इसलिए पहले क्या कर रहे हैं अपन, पूरा पढ़ रहे हैं, फिर तुम पूरा पढ़ोगे, फिर वो क्वेश्चन उठाओगे ना, एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तब तुम्हें लगेगा हाँ यार ये पढ़ा हुआ है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर नाम की चीज़ आ गई, अरे यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, प्रेशर कहाँ से आ गया अभी है, तो अपन ने प्रेशर भी पढ़ लिया। हारी के मेरी बात समझ में, वो क्वेश्चन करने ही है बच्चों। मेरा अब ये पूरी चीज़ बताने का, अभी जो बकवास करने का जो उद्देश्य था ना, वो क्या है, क्वेश्चन करने हैं। जब तक तुम क्वेश्चन फेस नहीं करोगे ना, देखो क्या है तुम्हारे दिमाग में अभी तक ये चल रहा है कि नीट और जेई बहुत हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, जबकि नहीं होता। मैं बता देता हूँ, अगर तुम क्वेश्चन ही ट्राई नहीं करोगे, तुम उसके अंदर घुसोगे नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा वो लेवल हाई है। हरी बात समझ में, जब तक तुम घुसोगे ही नहीं उस लाइन के अंदर, तुम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को फेस ही नहीं करोगे, जब तुम उसको सॉल्व ही करने नहीं बैठोगे, तब तक कैसे होगा। जब तुम करने बैठोगे ना, और तुमसे अगर शुरू के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो तुम बोला है यार था सिंपल, लेकिन वो सिंपल नहीं था, वो तुमने पूरा पढ़ लिया उसके लिए, उसके लायक, उन क्वेश्चन को सोल्व करने लायक पूरा तुमने पढ़ रखा है। अगर तुम सिर्फ केवल एनसीईआरटी, जैसे मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात करूँ तो केवल एनसीईआरटी इनफ है नीट के लिए। एनसीईआरटी को अगर पूरा पढ़ लिया ना निचोड़ के, इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ तुम नीट के क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके लिए तो एक्स्ट्रा कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो होते हैं, लेकिन है ना एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता बायो में, ये है एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, क्योंकि ऐसा बोला गया है या ऐसा है कि नीट के अंदर जो बायोलॉजी का सिलेबस है ना वो एनसीईआरटी है पूरा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस क्या है, अपने जो एनसीईआरटी पैटर्न है उससे कहीं ज़्यादा है। जैसे टॉपिक आ रहा है ना हमारे पास नए नए, ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पता ही नहीं चला होगा। तुमने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा भी होगा किसी भी स्तर पे, स्कूल के स्तर पे, तो वहाँ पर तुमने ये टॉपिक नहीं देखे होंगे। चलो देखे भी होंगे, मेरे को पता है वैसे तो नहीं देखे, लेकिन उसके लायक न्यूमेरिकल्स नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल्स भी करवा रहा हूँ ना साथ साथ, तो अगर तुम्हारे दिमाग तुम्हारे सामने अगर वैसा का वैसा न्यूमेरिकल उठ के आ जाए, जैसे तुमने एक नोटिस करा होगा, मैंने जब भी न्यूमेरिकल कराता हूँ ना तो मैं लिखाता नहीं हूँ थ्योरी, क्वेश्चन जो होता है ना वो नहीं लिखवाता हूँ। मैंने तुम बताते अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ऐसा करेंगे, और अगर ऐसा हो जाए इसमें तो ऐसा करेंगे, तो मतलब ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो मैं केसेस बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ऐसे डील करना है। वहाँ में कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं रटाने के लिए क्वेश्चन लिख दिया और तुम्हारे संतुष्टि के लिए 4 क्वेश्चन करवा दिए, बच्चों ये नीट में आए थे क्वेश्चन करवा दिए मेरी तरफ से हो गया, समझ में आ रही बात। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट बता रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करता नहीं। मैंने बोला कैलकुलेशन तो तुम खुद कर लोगे ना घर पे जाके, तुम क्या बोलते हो, हाँ क्या मेरी बात समझ में आई। तो इसलिए अब मैं क्या चाहता हूँ कि तुम अब उस एक्सरसाइज के अंदर घुसोगे। दूसरी बात, फिजिक्स के लिए केवल मैं ही नहीं हूँ, 2 टीचर और है, केमिस्ट्री के लिए केवल मैं ही नहीं है, 1 टीचर और है, बायोलॉजी के लिए केवल मैं भी नहीं है, 1 और टीचर है, और इनके अलावा एक टीचर और है जो कि डाउट क्लियर करने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब वो जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हम पढ़ा रहे हैं केवल थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब तुम जब ऐसे ही एक्सरसाइज में जाते हो तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर लिया तुमने, एक्सरसाइज में तुमने 10 क्वेश्चन उठाए शुरू किया, उसमें से 8वां क्वेश्चन नहीं आया, तो तुम्हें सीधा क्या करना है, जैसे लॉकडाउन है तब तक तुम्हें क्वेश्चन ड्रॉप करना है कि इस एक्सरसाइज का ये वाला 8वां क्वेश्चन मुझे नहीं आया, कर दिया तुमने, हैंड टू हैंड तुम्हें आंसर मिलेगा। वो टीचर पहले से बैठे हुए, मतलब वो क्वेश्चन मैंने उन टीचर को पहले से पढ़ा दिए, ये सारे 100 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो घर बैठे बैठे, तुमसे नहीं आया मेरे से पूछ लो, मैंने सॉल्व करवा दिए, सारी थ्योरी लिख दी उन्होंने, सारे कंसेप्ट लिख दिए, ये न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर लिए। मतलब वो 100 क्वेश्चन जो है वैसा नहीं तुम्हें खुद करने सारे, 100 में से तुम भले 10 करो, तुम्हें 90 नहीं आया, तुम 90 के 90 पूछोगे। तुम्हें शेड्यूल बता देता हूँ बच्चों में क्या है, ये सारा कटेगा। शेड्यूल ये है कि अब जैसे स्टार्ट होता ना तो रोज़ 1.5 घंटे की क्लास होगी, अब 45 मिनट की क्लास नहीं होगी, 1.5 घंटे की। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ऑल्टरनेट डेज, है ना। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, नीट वाले बैच में बायोलॉजी की प्रायोरिटी दी जाएगी, वो जेई वाले बैच में, क्योंकि पैटर्न चेंज कर दिया, जेई वाले बैच में मैथमेटिक्स और फिजिक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, सही है। फिर जो 1.5 घंटे आ रहे हो, रोज़ तो तुम्हें 4-4.5 घंटे आना है, लेकिन 1.5 घंटे की क्या हो रही क्लास हो रही है, वो रहेगी टोटल थ्योरेटिकल क्लास। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, तो अपन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, मान लो 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितना सारा टॉपिक कवर कर लेते हैं अपन। और यही 45 मिनट होता तो क्या कवर कर पाते क्या अपन, नहीं कर पाते। 1.5 घंटे में क्या बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। 1.5 घंटे के अंदर अपन क्वेश्चन भी कर लेते हैं आसानी से, तुम भी कर सकते हो, तुम्हें दे दूँ, और उतारने का भी टाइम मिल जाएगा अपन को, ठीक है। जो 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मैं बुला रहा हूँ तुम्हें, 2 घंटे 1.5 घंटे की तो 2 क्लास होगी, जो 1.5 घंटा एक्स्ट्रा बुला रहा हूँ वहाँ तुम यहाँ पर बैठे रहोगे, एक रूम खाली रहेगा जिसमें टीचर और तुम ही बैठे रहोगे, सिर्फ डाउट्स पूछना बैठ के। पहले से ही तुम घर से वो सॉल्व करके लाओगे पुराने पाप, वो पुराने पाप पूछोगे टीचर से बैठ के पूरा,
टीचर तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, बायो का भी, किसी का भी टीचर हो तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे। तुम जो भी डाउट पूछोगे ना उनसे, तुम डाउट क्या पूछोगे? अपनी प्रैक्टिस शीट में से ही पूछोगे, है ना? अपना डाउट क्या होगा वो तुम मेरे से पूछोगे, सर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, वो तो मेरे से हो गया। लेकिन प्रैक्टिस शीट के अंदर जो तुम क्वेश्चन सोल्व करो और उसका डाउट जो आ रहा है तुमने टिक कर लिया, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला नहीं आया, टोटल 24 क्वेश्चन नहीं आया, तुम गए डाउट चैम्बर में बैठे, तुमने 1.5 घंटा है तुम्हारे पास, 2 घंटा, चाहे तुम 3 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, टीचर तुम्हारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। 24 के 24 क्वेश्चन पूछो, सारे क्वेश्चन पूछ लिए, उसी में से रेगुलर और फिर टेस्ट भी होगा। अब टेस्ट का क्राइटेरिया चेंज, 2 प्रकार के, एक तो सब्जेक्टिव और एक MCQs। आ रही बात समझ में? तो अधिकतर अपन फोकस किस पे करेंगे अब? MCQs पे। सब्जेक्टिव का पैटर्न तुम खुद करो, तुम्हारे स्तर पे संभालोगे। 11th तक तुम यही तो करते हुए आ रहे हो, टेस्ट देके डेरिवेशन याद करना, ये करना, वो करना, वो नहीं करेंगे, वो सब तुम्हारे हाथ में रहेगा, ठीक है? लेकिन लापरवाही किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो तुम्हें तो टीचर्स में तो कोई कमी दिखेगी नहीं, ठीक है? यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं करो तुम मेहनत, वो मेहनत मैं कर लूँगा फिर तुम्हारे ऊपर।